चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे। 2 साल पहले 57 लाख गधे थे। और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है, ठीक है। इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था, एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इंकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करवाओ। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में। और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है और बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो। तो सब लोग गधे, जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट। भाई भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो, जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया, चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे। और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात,
जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते, एक करियर बैटल ग्रुप, यानी कि उसके नीचे, पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट? हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है, यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने 2 ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ? अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं, स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है, अरे साहब यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता? सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को यह जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन यह बात गलत है, यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है, भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हीलचेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में यह गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे और ये एरिया हमारा है, ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड, फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है, डोंट वरी। ठीक है, अब पाकिस्तान में एक और र्यूमर है, मैं वापस आऊंगा कि हम दोस्त मुल्कों को और हम क्या पैगाम दे रहे हैं इसके अलावा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यह भी डिस्कशन हो रहा है कि साहब 2024 में इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी यह कहना चाहते हैं कि देखो, ध्यान रखना एक चीज का, मैं पाकिस्तान को टाइट कर सकता हूं, इसलिए तुम मुझे वोट दो। यार देखो सुनो, ये सब बचकानी बातें हैं, ये इमेच्योर बातें हैं। दिस इज इमेच्योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहना भी इसको बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, टैक्टिकल से भी नीचे है ये। दिस इज नॉट इवन ऑपरेशनल, दिस इज नॉट इवन टैक्टिकल, ये कुछ और ही है। ये फर्श के नीचे वाली थिंकिंग है। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज।
और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है, दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा, भारत वहां पे है। ये पोजिशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के, देखिए, हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, चीन चुप है। चीन को लगा है सदमा बॉस, चीन को लगा है घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा इस वक्त। अब आएगा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल, धीरे धीरे आएगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी डेंजरस एंड इंडिया शुड नॉट डू। मतलब बेटा, तुम जो भी करो वो सब ठीक है, इंडिया ने कुछ कर दिया तो उनको कुरकुर होने लग जाती है। बात यह है कि अरेबियन सी में भी चाइनीज एसेट्स आर नाउ अंडर थ्रेट। मैंने ग्वादर की बात बताई थी ना आपको, ग्वादर में पाकिस्तानियों का काम क्या है? पाकिस्तानी तो सिर्फ अपनी जमीन दी है। क्या ग्वादर मैनेज करना, ग्वादर जैसा पोर्ट चलाना, उसको इफेक्टिव करना, क्या पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है? क्या पाकिस्तान के पास वो मैन पावर है, वो दिमाग है, वो पैसा है? हैट्रिक, डक, हैट्रिक। पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों 3 चीजों पे फेल है। कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है। तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट, डक। तो दोस्तों, यह कहने वाली बात है कि चाइना को सबसे पहले वहां पे थ्रेटन करना, अरेबियन सी में। तमिलनाडु में यह खबर आई है, जहां पे एक फौजी जवान जो कि बॉर्डर पे था ड्यूटी पे, थिरुवन्नामलाई जो टाउन है उसमें, ये जो फौजी जवान था जिसका नाम हवलदार प्रभाकरन है, इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करी गई। इसकी वाइफ और एक और लेडी, शायद इसकी मदर या मदर इन लॉ जो भी होगी, ये लोग गए वहां पे, लोगों ने अटैक करा, कुछ जमीन के मामले में झगड़ा था, इसको अटैक करा। इसकी बीवी के साथ उस मॉब ने हाथापाई करी, ठीक है, और हाथापाई करने के बाद इसके बीवी के कपड़े फाड़े। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं यार इसमें ना। मैं अब ये देखिए, यहां पे पुलिस किस तरीके से कवर अप कर रही है। पुलिस कहती है कि दिस वाज अ डिस्प्यूट ओवर अ लीज शॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय रेणुगंबल टेम्पल। द वुमन एंड अ मदर वेर एट द स्पॉट व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, बट द वुमन वाज नॉट अटैक्ड एट ऑल। एसपी कार्तिकेयन, ये कार्तिकेयन साहब ये कहते हैं, ये तमिलनाडु पुलिस के हैं, कह रहे हैं कि हाँ, ये डिस्प्यूट जरूर था लेकिन औरत पे अटैक नहीं हुआ। वो जो जवान है जो कि बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, जो कि कश्मीर में पोस्टेड है, वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यही कहना आप चाहते हैं। वो अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कि यानी कि उस हवलदार प्रभाकरन की वाइफ के कपड़े फाड़े, ये सब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो मतलब मनगढ़ंत बातें कर रहा है। कैसी बातें करते हैं? और तमिलनाडु पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरा इसका नोटिस लीजिए। 2 बंदों को आपने अरेस्ट करा है और पूरी भीड़ थी वहां पे। देखिए, जब एक फौजी जाता है ना लड़ने के लिए सामने, हर दूसरे तीसरे दिन, 5वें दिन, हर दूसरे हफ्ते हम लोग खबर सुनते हैं कि ये इसको गोली लग गई, ये हो गया, पुंछ में ऐसा हो गया, कश्मीर में ऐसा हो गया। जब फौजी जाता है बॉर्डर पे तो वो ये सोचता है कि जो देश है और देशवासी हैं वो मेरे बीवी बच्चों का पीछे से ख्याल रखेंगे। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि वो लोग महफूज हैं, वो लोग सेफ हैं। यार, ये जो क्राउड थी, ये कैसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, किसी महिला के साथ? हाउ शेमफुल दिस इज यार। ये कितने शर्म की बात है, शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है। आप किसी लेडी के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसकी वो लेडी की मां भी थी, और हवलदार प्रभाकरन एक फौजी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो आपने उसको मजबूर कर दिया इतना कि उसको जाके वीडियो बनाना पड़ा। आपने फौजियों के वीडियो बहुत कम देखे होंगे कि अपनी कोई शिकायत लेके सामने आ रहे हैं, क्योंकि फौज के अंदर एक सिस्टम होता है शिकायतें दूर करने का, जो कि काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। तो आपको जनरली फौजियों के, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी फोर्सेस के आपको वीडियो दिख जाएंगे, इंडियन आर्मी के खासतौर से नेवी एयरफोर्स के आपको वीडियोस ना के बराबर मिलेंगे। आपने मजबूर कर दिया एक फौजी को यार, आपने इतना मजबूर कर दिया कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप उस फौजी के खिलाफ करते ना,
अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी फौजी की लड़ाई होती है, कुछ हाथापाई हो जाती है, हो सकता है कि मैं बात नहीं करता, हो सकता है मैं उस मैटर को फोन करके या पता लगा के या किसी पुलिस वाले से बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता, मैं कभी वीडियो पे सामने नहीं आता। लेकिन आपने उसकी बीवी को हाथ लगाया, आपने उसके बीवी की मदर को हाथ लगाया। देखिए ये चीजें जो है ना, ये जो लेडीज वाला मामला है और बच्चों वाला मामला है, जिसको फौज में कहते हैं साहब फैमिली, बात फैमिली तक नहीं आनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना है आपस में, ठीक है, फौजी की भी लड़ाई हो सकती है सिविल में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब औरतों और बच्चों पर बात आएगी तब बीच में बोलना जरूरी पड़ जाता है। और मैं इसीलिए आवाज उठा रहा हूं। ऐसे एक दो पहले भी केस हुए थे, मैंने उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी, ट्वीट कर दिया होगा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वहां पे उसकी वाइफ थी। अब वो फौजी किस दिमाग से जाएगा वापस, वो क्या सोच कर जाएगा? अगर बॉर्डर पे जाना है, अगर कश्मीर में जाना है, आपकी हिफाजत करने के लिए, मेरी हिफाजत करने के लिए, वो दिल में क्या भावनाएं लेकर जाएगा वहां पे, क्या सोच कर जाएगा? वो ये सोच रहा होगा कि क्या मेरी वाइफ पीछे सेफ है कि नहीं है, क्या मेरी मदर पीछे सेफ है कि नहीं है, क्या मेरे घर वाले पीछे सेफ है कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए। दिस इज हाईली कंडेमनेबल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु को हाथ जोड़ के, सर प्लीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, प्लीज पनिश द गिल्टी। दिस सेंड्स अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज टू द फोर्सेस सर। ये बड़ा गलत मैसेज जाता है और ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करना चाहिए। दिस सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल। वो बंदा वहां पे अपनी जान पे खेल रहा है। यहां पे हम लोग कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करी और वाइफ की मदर के साथ बदतमीजी करी, नॉट पार्डनेबल एट ऑल। द हार्शेस्ट पनिशमेंट मस्ट बी गिवन। जो सबसे ज्यादा संगीन इन्होंने जुर्म करा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये हवलदार प्रभाकरण होता, इसकी लड़ाई होती ना 2-3 लोगों के साथ, मैं कहता कोई बात नहीं, बंदे बंदों के बीच में लड़ाई है, कोई बात नहीं यार। हो सकता मैं ट्वीट करता क्योंकि फौजी है, सही बात है, एंड आई विल बी बायस्ड टुवर्ड्स फौजीज, ये भी सही बात है, लेकिन मैं कभी इतने कोई वीडियो पे आके या कोई ऐसा बयान देके नहीं करता। ये आज मैं मजबूर हूं क्योंकि आपने उसके परिवार पे हाथ डाला है। देयर आर सम थिंग्स दैट आर सैक्रोसैंक्ट, यू डू नॉट टच। उसके बारे में बात नहीं की जाती। यू डू नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, यू डू नॉट गो नियर दीज थिंग्स, यू ओनली गिव रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स आर अ सोल्जर्स फैमिली एंड अ सोल्जर्स वाइफ। सामने से फौजी की बीवी आ रही है, हाथ जोड़ के नमस्ते करा, सर झुकाया, इन्होंने हाथ लगा दिया। अब इसके रिपरकशंस होंगे, जरूर होंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और डीजीपी तमिलनाडु से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज इस फौजी को आप न्याय दिलाइए, क्योंकि ऐसे बड़े सारे हैं सर, लाखों की तादाद में, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। वेदर इट इज तमिलनाडु, वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भारत के किसी भी कोने में हो। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी से फौजी है फौज में सर। उसको क्या मैसेज जाएगा? वो क्या सोच रहा होगा अपनी ड्यूटी करते वक्त? कोई सियाचिन पे खड़ा है जो अपने परिवार के साथ संपर्क करना उसके लिए मुश्किल है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा है, कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खड़ा है चाइनीज के सामने, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? ये तो घोर अन्याय है सर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर उसकी पर्सनल लड़ाई होती हवलदार प्रभाकरण की और हाथापाई हो जाती 1-2 सिविलियन के साथ, मैं हो सकता है इसको मेंशन ही नहीं करता, उसके परिवार पे हाथ उठाया। ये गलत है सर, ये बहुत गलत है और ये काबिल माफ़ी है ही नहीं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि उस फौजी को न्याय दिलाना चाहिए। और दोस्तों, अगर उस फौजी को न्याय नहीं मिला और ऐसे इंसिडेंसेस और ज़्यादा हुए, तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो कि दैट अ सोल्जर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि वो सरहद पे हथियार लेके क्यों खड़ा है, क्योंकि इससे मेंटली डैमेज होता है सोल्जर। सोल्जर तब डैमेज नहीं होता जब उसके छाती पे गोली पड़ती है, जब उसको बम से उड़ा दिया जाता है, जब पुंछ में अटैक होता है और उसके साथी शहीद हो जाते हैं, उसको बुरा लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन वो डैमेज नहीं होता। जब परिवार पे, बीवी बच्चों पे हाथ डाला जाता है ना, दिस इज समथिंग दैट अ सोल्जर कैन नॉट टॉलरेट। सो प्लीज गिव हिम जस्टिस, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। चिंग भाई, चोंग भाई, वोंग भाई, टिंग टोंग भाई, जरा देना। तो टिंग टोंग भाई ने कुछ पैसे दे दिए, इन्होंने तेल मंगवा लिया। अब ये मंगाया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, क्योंकि वन टाइम तेल आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि और तेल आएगा, मतलब इसकी खेप है पूरी एक, वो अलग अलग जहाजों में आएगी, लेकिन ये वन टाइम पूरी जो कंसाइनमेंट है, जितने की भी कंसाइनमेंट है,
ये हो सकता है 2-3 जहाज आए, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द सेम कंसाइनमेंट, एक ही कंसाइनमेंट का साइन कराए। अब ये पहले इसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पाकिस्तानियों का ये कहना है, एंड जितने भी इनके जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रिफाइन रशियन क्रूड। जो यूराल का क्रूड है या रशियन क्रूड है, जो भी उसका नाम है, वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिफाइनिंग। अब इन्होंने मंगवाया है, अभी रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज, राइट, इसकी वजह से दाम कम नहीं होंगे तेल के पाकिस्तान में, यानी कि कॉमन मैन को बेनिफिट नहीं जाएगा। चौथी बात, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि भाईजान कितने का लिया है वो, ये तो बताओ कि भाई साहब मैंने इतने का लिया है तेल, ये दिस ऑयल वी हैव टेकन फॉर दिस पर बैरल, ये रेट लगाया हमारा, बताओ ना, दुनिया के सामने बताओ। मैं आपको बता रहा हूं असली बात, और जो कल परसों जब ये बात निकलेगी, वो है ना कि जगजीत सिंह साहब की गजल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो यही है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वो बात क्या है दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं। बात सिंपल सी ये है कि इन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, अब लोगों के सामने इनके मुंह नहीं खुल रहे। इन्होंने ईगो प्रॉब्लम में कि क्योंकि इमरान खान ने बोला था इसलिए इनको करना था, इन्होंने ये नहीं बताया कहां से पैसे आए, इन्होंने ये नहीं बताया, ये पैसे चाइनीज से लिए हैं। अब ये भी तो बताएं, चलो चाइनीज करेंसी में आपने पे करा, आपके पास थी चाइनीज करेंसी? नहीं थी आपके पास। ये चाइनीज करेंसी आई कहां से? ये कौम को बताएं ना। ये पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जो आवाम है ना, जो लोग हैं इनके, भीड़ जो है, वो अपने बॉसेस से झूठ बोलती है, जो ऊपर इनकी सरकार है उनसे झूठ बोलती है। सरकार, ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अब आपने चाइना से माना कि आपने चाइना से कुछ रुपए लिए चाइनीज करेंसी में, तो आपने कुछ वट एवर यू हैव टेकन सम चाइनीज करेंसी, वो चाइनीज करेंसी आपने चीन से ली और आपने रशिया को दी। वो किस रेट पे लिया आपने लोन चाइना से, ये भी तो बताएं ना कौम को। आप ये बताएं कौम को कि जी हमने इस रेट पे ये हमने लिया था, ये हमारा मामला था, इस रेट पे हमने लिया है। आप नहीं बताओगे इसको। यू विल नेवर एवर रिवील दिस। कि वो दो चीजें हैं इसमें, एक तो तेल का रेट, आपने रूस से तेल किस रेट पे लिया, और दूसरी चीज जो चाइना से आपने पैसे उधार लिए वो कितने ब्याज पे लिया आपने, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ तो बताओ। नहीं बताओगे। अगर मैं किसी पाकिस्तानी से पूछूंगा, बोलेगा आपका क्या लेना देना जी, आप तो इंडियन हो, हमारा मर्जी, हमारा। हर एक मुल्क बताता है, एवरी कंट्री सेज एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। ये दो मुल्क हैं जो कुछ नहीं बताते किसी को, क्योंकि चोरियां इतनी है। आपके मन में चोर नहीं, खुद बताओ ना सबके सामने कि ये कागज है यार, ये लो तुम्हारे मुंह पे मारा, जाओ ऐश करो, इतनी रेट पे कराया हमने, कर लो क्या कर सकते हो। इंडिया ने बोला ना, या यूरोप ने बोला इंडिया को कि आप क्यों ले रहे हो रूस से तेल, डॉक्टर जयशंकर ने मारा मुंह पे उनके, चुप हो गया यूरोप। अमेरिका को बोल दिया नहीं जाना तुम्हारे नेटो प्लस में, जाओ ऐश करो, चुप हो गया अमेरिका। जब आपका मन साफ होता है, जब आपके मन में चोर नहीं होता, तब आप सच बोलते हो। और मैं पाकिस्तान की सरकार से यह बोलना चाहता हूं, आप अपनी कौम से झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपके मन में चोर है। बताओ ना, वो चाइनीज करेंसी आई कहां से, कितनी रेट पे आई, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है चाइना के, बताओगे? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, बता नहीं सकते। कौम आपको मार मार के निकालेगी जूते जिस दिन आप कौम को यह पता लग गया, पाकिस्तानियों को, कि तुम करते क्या आए हो उसके साथ इतने 75 साल से, वो तुम्हारे जूते बरसाएगी वहां पे। और दूसरी चीज, फिर ये बताओ किस रेट पे तुमने रूस से तेल लिया है, रेट भी तो बताओ। चाइनीज करेंसी से लिए, वो तो हमें ही पता है, क्यों तुम्हारी करेंसी तो खुद पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। जिन्ना की फोटो वाले नोट पाकिस्तानी खुद पसंद नहीं करते, तो चलेगी तो फॉरेन करेंसी। अब तुमने रिवील कराएगी चाइना से लिए, किस रेट पे लिए तो बताओ। तो दो सवाल हो रहे हैं मेरे, किस रेट पे आपने चाइनीज करेंसी उधार ली है, और आपने किस रेट पे रूस से तेल खरीदा है। एक दोस्तों, चाइना को फिर से एक जूता पड़ा है, और जूता क्या पड़ा है, भारत की सरकार ने बोला है कि जो चाइनीज कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में, इसमें कंपनी है शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सब, ठीक है। ये जितनी भी कंपनियां जो मोबाइल फोन बनाती है ना, सस्ते सस्ते चाइनी चाऊ चाऊ मोबाइल फोन, इन सब को बोला है कि सीईओज और सीईओज आप इंडियन लगाइए। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो उसका सीईओ जो टॉप मैन होगा, और इसका सीईओ होगा चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, वो भारतीय होगा, लगाओ इनको। इंडिया ने बोल दिया चाइनीज कंपनी को। अब ये चाइनीज तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉस जितनी भी कंपनी है आप इनमें जो बॉसेस होंगे इंडियन, क्योंकि भारत को पता है, ठीक है चाइना से हम धंधा कर रहे हैं, हमारी कंपनियां चाइना में, चाइना की कंपनी यहां पे, लेकिन कंट्रोल किसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाइना ने पैसा लगा कि यहां पे कंपनी लगाई तो चाइना उसको कंट्रोल करेगा। नो नो सर, नो, नॉट एट ऑल। उसको कंट्रोल हम ही करेंगे, पैसे किसी के भी हों, भारत की जमीन पर लगी है, कंट्रोल हमारा होगा। इनके जो टॉप बॉसेस हैं आप इंडियंस लगाइए, क्योंकि भारतीय सरकार को पता है चीनी चोर है बहुत बड़े यार।
मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो पहले ये डाउट हुआ था कि अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी है, फिर बाद में पता लगा नहीं ये तो बगदाद की स्टोरी है। लेकिन अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी होनी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि चीनी हर चीज की चोरी करते हैं। यहां से डेटा थेफ्ट की बात है जिससे भारत सरकार परेशान हो रही है। डेटा थेफ्ट की बात है, असली बात डेटा थेफ्ट की है। दैट इज व्हाट इट इज। तो यूनियन गवर्नमेंट has asked Chinese mobile phone manufacturers to induct Indian equity partners in their local operations, according to 3 executives who attended meetings in which the matter was conveyed, as per report in the Economic Times. ठीक है जी, equity partners यानी कि जो equity डालेंगे, जो पैसा डालेंगे, जिनके पास शेयर्स होंगे, वो भारतीय होने चाहिए। Additionally, the government has directed them to appoint Indian contract manufacturers, expand local manufacturing down to the compound level through joint ventures with Indian businesses and hire local distributors. There are Chinese distributors for some of the companies. अच्छा, ये तो भाई साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंह पे लाती मार दी इंडिया ने चाइना की। इन लोगों ने ये बोला है, देखो भाई, जो तुम्हारे पुर्जे हैं ना चाइनीज फोन्स के, ये अभी भी बाहर से आ रहे हैं। ये नौटंकी अपनी बंद करो, ये बकवास अपनी बंद करो। ये जितने भी तुम्हारे पुर्जे सुर्जे हैं, दिस शुड ऑल कम फ्रॉम इंडिया। यू पार्टनर विथ लोकल इंडियंस। आप लोकल इंडियंस के साथ पार्टनरशिप करके यहां पे फैक्ट्री डालो, यहां पे इनके पुर्जे बनाओ। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ कुछ फोन कंपनीज के चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारत ने बोला बंद करो ये बकवास, चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, आपके इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बेसिकली भारत ने चीनियों को यहां से पकड़ लिया है और बोला है कि बेटा ये चल बिना, ये तुम काम कर रहे हो ना, ये चल बिना। और फिर अपना बताया भारत ने, और फिर भारत ने बोला कि अब खेला हो गए, राइट। अब खेल खेलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, इक्विटी पार्टनर हमारे, ओईएम के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे, इक्विटी हमारी। अब तुम बताओ क्या करना है। हाँ, रियलमी चाइनीज ब्रांड है, वीवो चाइनीज ब्रांड है, शाओमी चाइनीज ब्रांड है, ठप्पा लगाओ, काम सारा का सारा इंडिया में होगा, पैसा यहीं पे रहेगा, सब कुछ होगा। तो अब चाइनीज का धीरे धीरे गला सूख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं का था, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाइनीज थे। अब ये भी सब हटेंगे। और ये एक्चुअली इन सबको चीनियों को एक कमरे में बोला कि चाऊ चाऊ करना बंद करो बेटा, पापा की बात सुनो। तो सब चाऊ चाऊ कर रहे थे, सब चुप हो गए। फिर यहां पे जो बैठे थे इंडियन, जो भी मंत्री अपने बैठे होंगे, उन्होंने बता दिया कि बॉस देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, अब से ये कानून होगा। ठीक है, अब चाइनीज फोन में बीजिंग से बात कर रहे होंगे, बीजिंग हेलो, बीजिंग बताओ, ये तो कहता है कि सब कुछ इंडियन होगा, हम क्या करेंगे यहां पे। ठीक है, ये तो कह रहा है कल से तुम्हें पनीर खाना पड़ेगा, हम तो चाउमीन खाने की सोच रहा था, पनीर खाना पड़ेगा कल से। बोला बेटा तुम पनीर खाओगे कल से। इनको टाइट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। अब ये खबर आई है कि अमृतपाल सिंह, पुलिस आ गई, पुलिस, अमृतपाल सिंह, उसका पता लगा है कि वो तो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें इसका अगर आसानी से बताऊं तो उसको स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। कभी उसको लगता है मैं कुछ हूं, कभी लगता है उसने अपने ना, वो गया था, वो आई की सर्जरी करवाने के लिए गया था यूरोप में कहीं पे, आई थिंक जॉर्जिया वॉर्जिया, पता नहीं कहाँ गया था वो, नॉट जॉर्जिया, आई थिंक ही वेंट टू सम कंट्री। वहां पे उसने आई वाई की सर्जरी करवाई कि मैं भिंडरा वाले जैसा लगूं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, दवाइयां खाता है उसकी। इसके बारे में भी बड़ी खबर आ गई है। अमृतपाल सिंह ऐसे तो यार मैं खालिस्तानी उसे कहता हूं, यार खालिस्तानी तुम क्या, कैसे पगलेटों को भेजते हो यार, किस टाइप के, डोंट यू हैव एन इंटेलिजेंट गाय। अगर उसने खालिस्तान का काम भी करना, कोई तो होगा पर्सन विद एन आईक्यू, सम सोफिस्टिकेटेड पर्सन जो खालिस्तान की बात करे। तुम लोग वही घटिया काम, पत्थर फेंक दिए इंडियन हाई कमीशन पे, गालियां दे दी, तिरंगे को नीचे ले आए, झंडा जला दिया। ये सब छिछोरी हरकतें तुम लोग कब बंद करोगे? अगर तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ना है, सो जिसको अमेरिकन कहते हैं ना, अप योर गेम यार, अप योर गेम। कुछ लाओ, बढ़िया इंटेलेक्चुअल्स लाओ जो कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट है दुनिया के सामने। एक तो तुम सबसे पहले तुम छिछोरी हरकतें करते हो, जब पुलिस आएगी, पुलिस होती है, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तुम्हारे पास यही तुमने पाकिस्तानियों से सीखा है, इसलिए तो मुझे शक होता है, इसलिए मुझे शक होता है तुम्हारे ऊपर। यू मस्ट हैव प्रॉपर पीपल टू रिप्रेजेंट यू। मैं खुद एज एन इंडियन बोल रहा हूं, आपको गाइडेंस दे रहा हूं खालिस्तानियों, एज एन इंडियन आई एम गाइडिंग यू। देखो आपको कोई इंडियन गाइड नहीं करेगा, लोग आपको गालियां देंगे यहाँ पे, लेकिन एज एन इंडियन मैं आपको गाइड कर रहा हूं। यार ये छिछोरापन छोड़ो, ये इसको गाली दे दी, इसको कर, इससे क्या होगा? जेल जाओगे, बस जेल जाओगे, किसी भी स्टेट में पकड़े जाओगे, भारत में जेल जाओगे, पुलिस वाला लठ बजाएगा, फिर आप पैर पकड़ोगे उसको, वो जनाब गलती हो गई, माफ़ी कर दो, ये सब यही होगा। अमृतपाल सिंह को देखो, वो कहता मुझे स्किज़ोफ्रेनिया, वो अलग ही ट्रिप पे चला गया, वो ही इज गॉट अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको डिप्रेशन हो गया, उसको और ये इसको पहले से है, ऐसी बात नहीं है कि ये पुलिस में आके हुआ है ना। वैसे असम पुलिस
if you are at the wrong end of Assam police, they can cause various problems, both physical and psychological to you. But having said that, that's on the lighter part. But let me tell you, अमृतपाल सिंह फंस गया। तो इसलिए मैं खालिस्तानी जो कहता हूँ, यार कोई बढ़िया बंदे लेकर आओ। ये तुम्हारे छिछोरे टाइप के अंडे फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, ये काम करने हैं तुमने। अगर तुमने भारत से लड़ाई करनी है, कैन यू बी सीरियस? कोई ढंग का बंदा लाओ, टाई शाई पहन के, जो बढ़िया बंदा अपना केस रिप्रेजेंट करे कि वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान बट वी आर टेकिंग इन डॉलर्स। हमारी भी इज्जत है, यूरोज में ले रहे हैं, बचे कुचे उनके जो खुरचन है पतीले की, वो ले रहे हैं हम पाकिस्तान से। कुछ अच्छी बात करो यार, जिसमें मजा आए सुनने में। India's National Investigation Agency and the State Investigation Agency have moved aggressively to seize immovable properties of several Kashmiri activists. Foreign Office spokesperson मुमताज जहरा बलोच टोल्ड। एक तो मुमताज जहरा बलोच से मैं कहना चाहता हूं, बहन तुम बलोच हो, तुम्हारे नाम के आगे बलोच लिखा है, तुम क्यों अपनी कौम की गद्दारी कर रही हो? एक बात बताओ, बलोच इतने मारे जा रहे हैं, तुम्हारे नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच। मैं आपसे मुखातिब हूं मेरी बहन, बलोच हजारों के तादाद में मारे जा रहे हैं, डिसअपियर हो गए, माओ को अपने बेटे नहीं दिखे कहां हैं, लड़कियां गायब कर दी पाकिस्तानी आर्मी ने, रेप कैंप्स बना रखे हैं वहां पे, ठीक है, बच्चे यतीम हो गए, उनका बाप चला गया, उनकी मां चली गई, सबको डिसअपियर कर दिया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के प्रेस क्लब के सामने माएँ अपने बेटों के साथ या बीवियां अपने शौहर के फोटोग्राफ के साथ वहां पे खड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं कि हमें ये तो बता दो कि इनको दफनाया कहां पे यार, बस इतना बता दो। तुमने मार दिया, ठीक है तुमने मार दिया, बता दो, हम वहां पे जाके जो नमाज पढ़नी होती है जब बंदा खत्म हो जाता है, हम वो कर लें, अपनी जो रस्में हैं वो पूरी कर लें, बता तो दो। ये भी नहीं बताते यार। और ये अपने नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच। बहन आप अपने नाम के आगे से बलोच हटाएं, आप अपने लोगों की, आप बलोच कौम की गद्दार हैं, ठीक है। कश्मीर के लिए आप रो रही हैं, घड़ियाली आंसू, आई डोंट नो वेदर पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड, ये फ्रॉड, मक्कारी, 400 BC के जो आंसू हैं। अगर हिम्मत है तो कश्मीर को मारो गोली, हिम्मत है ना, और नाम के आगे बलोच लगा रखा है तो बलोच के लिए आवाज उठाओ, बलोच के लिए उठाओगी नहीं? पैसा मिलता है ना पाकिस्तान से, जो भी टूटा फूटा पाकिस्तानी करेंसी में पैसा मिलता है, क्यों नहीं उठाते बलोचों के लिए आवाज? पैसे मिलते हैं। डू यू गेट मनी? ऑफ कोर्स यू गेट मनी। गाड़ी मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, नौकर चाकर हैं, घर है, सब कुछ है। तो आपने सबसे पहले क्या करा? आपने अपनी कौम के साथ गद्दारी करी। मुमताज जहरा बलोच साहिबा, आपने बलोच कौम के साथ गद्दारी करी, नाम के आगे बलोच हटाइए, गद्दारी करिए, वो आपके खून में है, लेकिन नाम के आगे से बलोच तो हटाइए। अपनी कौम के साथ गद्दारी। और दूसरे फिलिस्तीन, ये भी गद्दार है, मैं इनका भी बता दूं, जरा इनकी पोल खोलता हूं जरा फिलिस्तीनियों की। देखो यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। ये देखो पैलेस्टीनियन लीडर अब्बास भाई ने क्या करा? अब्बास भाई और बड़े कलाकार हैं यार, ठीक है। ये चाइना से मिलकर आए, ठीक है, ये चाइना से मिलकर आए। चाइना से इसने, Palestinian leader Mahmoud Abbas has wrapped up a trip to China after seeking economic aid and voicing support for Beijing's repressive policies towards its Muslim minorities. ये देखिए, ये हाल है भैया पाकिस्तानियों। ये तुम्हारे जैसे ही हैं फिलिस्तीनी, जो कहते हो ना इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, इजराइल इनको मार मार के दुम्बा बना रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये देखो महमूद अब्बास ने क्या करा, एज अ हेड ऑफ स्टेट गया ये, इसने चाइनीज विंग जोंग चिंग चोंग, जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसके पकड़े पैर इसने, ठीक है, इसने पैर पकड़े, इसने बोला ये रहा कटोरा, इसमें भीख डालो। चाइनीज ने भीख डाली, कुछ रोटी के टुकड़े डाले उसके अंदर, और इसने बोला कि चाइना के मुसलमान तो बड़े खुश हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब खुश हैं, बल्ले बल्ले, चाइना बल्ले बल्ले, तो चाइनीज मुसलमान थल्ले थल्ले, देयर इज नो प्रॉब्लम है जी। ये है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये मुमताज जहरा बलोच, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर ऑफ पाकिस्तान, जो फॉरेन ऑफिस है, इसको बेचने वाला इन्होंने एक बलोच पकड़ा। दैट लेडी अपने नाम के आगे बलोच लिखती है, उसने अपनी कौम को बेच दिया। मीर जाफर तो हर जगह होते हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच है, ये बलोच कौम की मीर जाफर है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएगी। ये अपने जो पाकिस्तानी पंजाबी आका है ना, पाकिस्तानी लाहौरी आका है, ये अपने लाहौरी आकाओं की आवाज उठाती है, ठीक है। उसी तरीके से महमूद अब्बास,